नमस्ते। आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमारे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ अनसुने अनकहे किस्से जानते हैं कि हमारा देश कैसे आजाद हुआ, आजाद हिंद सरकार क्या थी और जर्मनी का हमारे देश आजाद होने में क्या योगदान था। तो देखो, हमारे देश में हमारे भारत में जब भी हमारी आजादी की बात आती है तो सबसे पहले एक चित्र उभर के दिमाग में आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा आजादी में योगदान है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद सरकार की बनाई, और उसके बाद जिसको पूरी दुनिया तानाशाह, बहुत बेदाग तानाशाह की नजर से देखती है, एडम्स हिटलर, जर्मनी का जो शासक था, कहीं ना कहीं भारत को आजाद होने में इस जो शासक था ये सबके लिए खराब होगा, लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं सही था। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। देखिए, और भी बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो बहुत सारे हजारों क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे पहले समझते हैं हिटलर का क्या रोल था। ठीक है, हिटलर से पहले महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो शांति प्रिय थे, वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना में बाद में दो दल बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे गरम दल के नेता। सुभाष चंद्र बोस मतलब अंग्रेजों को ठोकने में विश्वास करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी कहते थे कि आप शांति से करो, शांति से आंदोलन करो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहते थे इनको ये जैसा कर रहे हैं वैसा इनको सबक सिखाओ। तो इनका ये सुभाष चंद्र बोस कैसे भी करके अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए, और जर्मनी के उस टाइम जो थे वो वहां के जो तानाशाह थे वो एडम्स हिटलर थे। ठीक है, हिटलर, तो हिटलर के पास ये गए, और ऐसा कहा जाता है कि जो हिटलर थे उसके बहुत सारे नकली हिटलर थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जो ओरिजिनल वाला हिटलर था उससे जाके हाथ मिलाया, और हिटलर खुद चौंक गया कि आखिर ये कैसे हुआ। तो हिटलर ने उस समय सुभाष चंद्र बोस को ये कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो यहाँ पे देखो, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ये लड़ रहे थे, तो ये क्या कर गए थे, हार गए थे। और इनकी जो सेना थी वो भारतीय भी इनकी सेना में थे, तो भारतीय इनकी सेना में थे, तो इनको किसने बंदी बना लिया था, हिटलर ने बंदी बना लिया गया था। लगभग 5000 भारतीय सैनिक इसके अंदर थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये मांग की कि तुम हमारे भारतीय सैनिकों को रिहा करो, और मैं इनको अंग्रेजों को नहीं दूंगा बल्कि अपनी एक खुद फौज बनाऊंगा, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसका नाम रखा गया। तो इन्होंने बाद में हिटलर ने इनको ये फौज दे दी, और ये उसे USSR, ठीक है, जो वर्तमान में जिसे रूस कहते हैं, उसके 1992 में 15 अलग अलग देशों में वो टूट गया था। ठीक है, तो उसे उस समय सोवियत संघ USSR कहते थे। उसके होते हुए ये इस फौज को कहाँ लेकर गए, जापान लेकर गए। जापान में इनको ट्रेनिंग वगैरह दी, और ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद इस फौज को ये लेकर आए बर्मा, वर्तमान म्यांमार में लेकर आए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस फौज को यहाँ से इन्होंने आक्रमण किया। ठीक है, और ये दिल्ली तक पहुंच गए थे। ठीक है, और उसके बाद ये अंडमान निकोबार, पहला ऐसा भारत का राज्य था जो अंग्रेजों से पूर्णतः आजाद हो गया था, अंडमान निकोबार। वहां पे झंडा लगाया, और वहां पे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद सरकार और उनकी एक अलग फौज थी, आजाद हिंद फौज,
और उनकी अपनी सील थी, अपनी करेंसी थी, इवन पूरी सरकार वहां पे बन चुकी थी, उसमें मंत्री सब कुछ थे। और इवन यहाँ तक कि 9 देशों ने उस सरकार को मान्यता भी दी थी। उदाहरण के लिए जापान, ठीक है, तो इन देशों ने उसको क्या दी थी, मान्यता भी दी थी। तो ये था हमारे आजादी का। और उसके बाद जो फौज थी उसको क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस उधर जापान में जहां से हथियार वगैरह मिल रहे, मतलब हथियार जो थे वो जापान से ट्रेनिंग लेकर आए थे, जापान ने भी बहुत साथ दिया था। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर 1945 के अंदर परमाणु बम गिरा दिया। तो उससे उधर से हमें कुछ मतलब बैकअप मिल रहा था, वो हमारा खत्म हो गया। और इधर एक न्यूज आई थी, जो जर्मनी के तानाशाह हिटलर, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये जापान जा रहे थे, तो इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं, अभी तक ये एक जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे थी। ये ना तो भारत सरकार के पास भी इसका रिप्लाई नहीं है। तो इनकी मौत हो जाने के कारण इनकी फौज जो थी उसका मनोबल गिर चुका था और अंग्रेजों ने उस फौज को बंदी बना लिया गया था। अब इतनी सारी फौज पे कार्रवाई कैसे की जाए, मुकदमा कैसा चला जाए, तो स्पेशल लाल किले को उसके लिए क्या बनाया गया था, अदालत बनाई गई थी और सभी को बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। फिर इतने संघर्ष के बाद हमारा देश आगे लगभग 1945 में वो आजाद हिंद की फौज वगैरह हुई। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ और अंग्रेज सरकार ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की तैनाती की और उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप भारत को आजाद करें। तो इन्होंने धीरे धीरे उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और 15 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, भारत को आजाद कर दिया गया। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त को ही भारत को क्यों आजाद किया गया, तो इसके पीछे 2 तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि उस समय जापान जो था वो युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था और उसकी दूसरी वर्षगांठ थी। तो इस उपलक्ष्य में क्या किया गया, इसको आजाद किया गया। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने ये भी क्या मानते थे, लॉर्ड माउंटबेटन ये भी शुभ अशुभ को मानते थे। तो इनके हिसाब से जो 15 अगस्त था वो शुभ दिन था, ठीक है, क्या था, शुभ दिन था। लेकिन ये हमारे इंडिया के जो धर्मगुरु थे उनके अनुसार वो ये मानते थे कि 15 अगस्त हमारे लिए शुभ दिन नहीं है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और 14 अगस्त को, क्योंकि अंग्रेजों के क्या मतलब हिंदू धर्म के अनुसार हमारे देश में हिंदू पॉपुलरिटी ज्यादा है, तो हिंदू धर्म के अनुसार ये माना जो दिन स्टार्ट होता है वो सूर्योदय के बाद स्टार्ट होता है। और अंग्रेजों के अनुसार रात के 12 बजे, जो अभी हम टाइम चलाते हैं, रात के 12 बजे के बाद एक नया दिन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार सुबह सूर्योदय के बाद नया दिन स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजों से कहा गया कि आप हमें रात 12 बजे आजाद कर दें। तो रात को 12 बजे हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी, जो ठीक है। तो उसके बाद और आपको क्या ये चीज पता है कि हमारे जो बापू हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनको उपाधि प्राप्त है, उन्हें 9 अखिली राष्ट्रपिता की महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को बोस की उपाधि किसने दी थी, हिटलर, एडम्स हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बोस की उपाधि दी थी कि, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी कि महात्मा गांधी हमारे देश के 15 अगस्त 1947 का जो जश्न हुआ था, पहली बार जो जश्न मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस का, उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता में एक 9 आखली नामक जगह है,
उस जगह पर हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे, तो उसमें वो अनशन पर बैठे हुए थे उन्हें शांत करने के लिए। तो इस कारण महात्मा गांधी हमारे पहले जश्न जो आजादी का था उसमें शामिल नहीं हुए थे। और हमारी आजादी का जो जश्न है, पहली बार, हर बार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को भाषण देते हैं, लेकिन पहली बार जब देश आजाद हुआ था तो 16 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया था। और आपको ये भी पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी 15 अगस्त को ही हो गया था, लेकिन जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। उस रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त को हुआ था। और पहली बार जब हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाया गया था, क्योंकि हमारे देश के हालांकि राष्ट्रगान को 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लिख दिया था, लेकिन बाद में जब संविधान बना था 1950 के अंदर लागू हुआ था, उस समय राष्ट्रगान को संविधान के अंदर अपनाया गया था और उस दिन से हमारा देश गणराज्य हुआ था। तो उसके बाद से हमारे देश नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत क्या गाया गया था। 15 अगस्त के दिन 3 और देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसमें सबसे पहला है जापान। जापान 1945 में दक्षिण कोरिया से आजाद हुआ था। उसके बाद है बहरीन। जापान एशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है। और बहरीन 1971 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ये भी एशिया महाद्वीप का देश है। और कांगो 1960 में फ्रांस से आजाद हुआ था। कांगो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और क्या आपको पता है 15 अगस्त के दिन ही 2 चीजें और हुई थी। भारत में जो कोर्ट्स हैं आपराधिक मामलों की, उनका गठन भी 15 अगस्त 1972 को हुआ था। और पहली ट्रेन भारत में 15 अगस्त 1854 को ही चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। अब जानते हैं हमारे देश के झंडे के बारे में। तो झंडा जो है उसको कहा जाता है तिरंगा, ठीक है। और उसकी जो डिजाइन है वो की थी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो अभी वर्तमान झंडा है इसकी डिजाइन की थी पिंगली वेंकैया ने। इससे पहले हमारे देश के 3 और झंडे थे, मतलब 3 झंडे थे, फिर संशोधन करके अंतिम में जो अभी झंडा है केसरिया, सफेद, हरा और बीच में नीले कलर का चक्कर, और उस चक्कर में 24 तिलियां हैं। तो पहले जो झंडा था सबसे पहले, उसके बीच में देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वंदे मातरम लिखा हुआ है, ऊपर कमल के फूल है। और फिर जो दूसरा झंडा आया उसके बीच में महात्मा गांधी का जो चरखा था वो था, और ऊपर सबसे ऊपर व्हाइट कलर का पट्टी थी और बीच में 2 कलर और हैं। तो आप इसको भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और तीसरा जो था वो लगभग ऐसा ही, और बीच में जो महात्मा गांधी का चरखा था वो था। उसके बाद फाइनली ये तिरंगा हमारे सामने आया पिंगली वेंकैया ने जिसकी डिजाइन की। और इसकी जो पट्टियों का अनुपात है वो होना चाहिए 2:3। और सबसे पहले भारत का जो झंडा है वो 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड शहर के अंदर इसको लहराया था। सबसे पहले मैडम भिखाजी कामा ने, ठीक है। अब और तिरंगे के अंदर जो 3 कलर हैं, इस तरह का हमारा तिरंगा है। इस तिरंगे के अंदर सबसे ऊपर है केसरिया और बीच में है सफेद और नीचे है हरा। अब केसरिया जो रंग है वो हर्ष और उल्लास का, शक्ति का है। और सफेद जो रंग है वो शांति का है। और हरा रंग जो है वो हरियाली का है। और इसके बीच में जो है अशोक चक्र पाया जाता है। इस अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां होती हैं, 24 तिलियां होती हैं। और ये जो चक्कर है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसका अनुपात कितना होना चाहिए? 2:3। और जब भी कोई राष्ट्रीय शोक जो होता है, राष्ट्रीय शोक के दौरान इसे आधा झुका दिया जाता है। और जब पहले इसे झंडा एक्ट में पहले सिर्फ ये सरकारी इमारतों पर ही लहराता था, लेकिन अब आम आदमी भी इसे लहरा सकता है। लेकिन जो झंडे के नियम है उनको रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आपके लिए हम ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट, ऐसे ही आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।